धामी जिंदाबाद 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 डॉक्टर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, डॉक्टर धामी भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इच्छा में आयोजित इस विशाल सबके लिए जो अभिनंदन समारोह ये रखा गया है, इस अभिनंदन समारोह में मंच पर आसीन हम सब लोगों ने अभी उनको दूसरी बार लोकसभा में सबसे अधिक मतों से, पांचों लोकसभा में सबसे अधिक मतों से उनको यहां से विजयश्री मिली। आप सबके अत्यंत प्रिय भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, और आज के इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक आप सबके बीच में, जिन्होंने किच्छा विधानसभा का पहले 2 बार प्रतिनिधित्व किया, और आज भी जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने बताया कि एक सक्रिय विधायक से भी ज्यादा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आदरणीय राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भाई कमल जिंदल जी, रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, काशीपुर के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, पूर्व विधायक जसपुर आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पूर्व विधायक नानकमता भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, मंडल अध्यक्ष मनमोहन सक्सेना जी जो आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष हैं। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्ववान हमारे भाई उत्तम दत्ता जी, मंडी परिषद के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, सरदार राजपाल सिंह जी, श्री खतीब अहमद जी, मुकेश कुमार सिंह अनुसूचित जाति आयोग, विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री, ममता जल्होत्रा जी ब्लॉक प्रमुख, विपिन जल्होत्रा जी, श्री राजेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत सक्रियता से आज बाजपुर क्षेत्र में अनेक काम आगे बढ़ा रहे लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। भाई विवेक सक्सेना जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पुष्कर काला जी, हमारे प्रभारी श्री कमलेंद्र श्रीमवाल जी, श्री मूलचंद राठौर जी, श्रीमती हरविंदर कौर जी एवं मंच पर आसीन धर्मा जायसवाल जी समेत सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अभिनंदन समारोह में विशाल संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सच में आज आपने मेरा और मेरे साथ आए हुए सबका अभिनंदन करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, लेकिन मैं आपकी इतनी विशाल संख्या देखकर आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस समारोह में सच में मैं 2021 में यहां पर आया था, और वो तारीख 13 अक्टूबर 2021 को मुझे याद है, तब भी आप सब विशाल संख्या में आए थे। लेकिन मैं आज देख रहा हूं जितनी यहां पर कार्यक्रम संयोजकों ने कुर्सियां लगाई हैं, उससे दुगने लोग इस कार्यक्रम के आसपास हैं।
बाहर अन्य स्थानों पर और इतनी बड़ी धूप, इतनी भीषण गर्मी हो रही है। मैं देख रहा हूं हमारी मातृशक्ति आगे, सच में आपको देखकर मुझे कष्ट भी हो रहा है कि आप लोग धूप में बैठे हैं। मैं यही कह रहा था कि सब धूप में बैठे हो। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आपके प्रेम को और इतना प्रेम, अपनापन और मान सम्मान देने के लिए मैं अपने सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी नौजवान साथियों का, हमारे मीडिया के बंधुओं का भी दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि गर्मी में भी आप गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे किसी को। आप सभी के लिए और मेरे लिए विशेषकर से, और हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनकी नारेबाजी देख रहा हूं, मुझे भी चुप करवाना पड़ रहा है। अपनी भर्ती जब भाषण दे रहे थे तो मुझे लगा कि उनको मुझे, अभी मैंने आपका नाम इसलिए दे दिया कि आप मुझे भी रोक दो। तो जब आदरणीय भट्टी जब भाषण दे रहे थे तो हमारे युवा साथियों का जोश और उत्साह देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबका इतना जोश, इतनी ऊर्जा आपके अंदर है, और आज सबके चेहरे पर जो खुशी की झलक है उसे देखकर मैं समझ सकता हूं कि वास्तव में शिक्षा में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से बताया। यहाँ पर एम्स खुल गया और 2025 में एम्स चालू होने वाला है। यहाँ मॉडल कॉलेज बन गया, हाईटेक बस अड्डा बन गया। हमारे जो नगला वाले लोग थे उनको बचाने के लिए आपने संघर्ष किया, आगे आए और उसका भी रास्ता निकल गया। और अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जून को मिला था, 25 जून को मुझे ध्यान है, और उस समय ये सारे जो 12 पार्क, जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी जो देश के अंदर 12 बनने थे, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया। वैसे पहले से भी हमारा ये प्लान चल रहा था, क्योंकि जमीन इत्यादि हम पहले से इसके लिए डिसाइड कर चुके थे कि पहली खेप में हमारे उत्तराखंड को भी जो है स्मार्ट सिटी, औद्योगिक शहर एक आप दे दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और सच में जो आपने मेरा यहाँ पर पगड़ी पहनाकर, यहाँ पर मेरे को शाल उड़ाकर, तमाम प्रकार के स्मृति चिन्ह देकर जो मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, सच में इस अभिनंदन के हकदार हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को एक दूरदर्शी योगदान। और इतना ही नहीं, किच्छा के आसपास तमाम तरीके से आप ही के पंतनगर में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। आप सबको पता है? पता है। किस किस को पता है? जरा हाथ पता है। चलिए, बहुत लोगों को पता है। तो हमारे यहाँ पर ही अभी यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी होगी। कितना? 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। और उस हवाई अड्डे के बनने से शुक्ला जी तो बहुत पहले से, जब पहली बार विधायक के रूप में गए थे, तब से लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिव अरोड़ा जी कर रहे हैं, और आदरणीय भट्ट जी तो भारत सरकार की सारी मीटिंगों में इसकी बात करते हैं। अभी नई हमारी मोनिका जी यहाँ आई, मोनिका ही नाम है एयरपोर्ट की, तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हमने 850 एकड़ जमीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी है। सारी जितनी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब जल्दी से जल्दी आप भारत सरकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी पूरे देश दुनिया के लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंतनगर का चालू हो जाए। और मैं पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री से मिला था, तब भी मैंने
उनसे अनुरोध किया था और वो शुरू से उनका आशीर्वाद भी है, समर्थन भी है। और नए जो भारत सरकार में हमारे एविएशन के मिनिस्टर बने, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है। और हमने कहा कि तब तक नाइट लैंडिंग की जो सुविधा नहीं है वो सुविधा कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारे जिलाधिकारी जी होंगे यहाँ पर, हमारे आजकल मेरे सचिव और कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी को, मैंने दोनों लोगों को कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो सारी औपचारिकताएं आप तत्काल पूरी करवा दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर इतना बड़ा औद्योगिक शहर बन रहा है, एम्स बन रहा है, जमरानी बांध भी हमारा स्वीकृत हो गया। आप सबको बताऊं, ऐसे अनेक काम जो पिछले 40 सालों से, 50 सालों से, मैं बहुत छोटा था तब मैं सुनता था कि तराई भावर की पानी की समस्या के लिए, पेयजल की समस्या के लिए, सिंचाई की समस्या के लिए, और आज जो हमको कई प्रकार से जो हमारा भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने, इस समस्या का हल हो, ये सुनते आए। आप लोगों में से भी बहुत से लोग सुनते होंगे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर की समस्या का समाधान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, 4.5 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। हम सब लोगों ने, जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, अजय भट्ट जी समेत सारे लोग, और मैं स्वयं लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी बात सुनी और हमारा जमरानी बांध भी स्वीकृत कर दिया। ये काम भी हमारा आगे बढ़ गया। एचएमटी की जमीन, यहां पर एचएमटी की जमीन थी, वो जमीन कितने सालों से पड़ी हुई थी, उसके लिए हम कह रहे थे राज्य सरकार को किसी प्रयोजन के लिए दे दीजिए। वो काम भी हमारा रुका हुआ था, और ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत की सरकार ने एचएमटी की जमीन भी हमको दे दी। अब उसको भी हम अपने प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेक काम, अगर मैं यहां पर काम गिनाने लगूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। इतनी सारी मीटिंगों में जाता हूं, बैठता हूं, और आप सबके आशीर्वाद से अनुभवहीन होते हुए भी, शुक्ला जी ऐसा कह रहे थे, तमाम कामों को आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और सच में हमारा काम आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम बहुत सारे मामलों में जो फैसले ले रहे हैं, वो सारे फैसले आज देश दुनिया के सामने एक नजीर की तरफ पेश हो जा रहे हैं, एक नजीर बन जा रहे हैं। और जगह जगह लोग उस प्रकार के फैसले अपने प्रशासन में भी अमल में ला रहे हैं। चाहे नकल की बात अभी शुक्ला जी कर रहे थे, नकल का अध्यादेश, यह अध्यादेश हमको किस मजबूरी में लाना पड़ा। हमारे यहाँ के बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का भविष्य बेकार हो रहा था, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ सम्मान नहीं हो रहा था। और ऐसे लोग भर्ती प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा था जो नकल माफियाओं से मिले हुए थे, जो घूसखोरी में संलिप्त थे, नकल के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पेन ड्राइव से जो नकल करवाते थे, करते थे, या पेपर आउट करवा लेते थे, या प्रश्न क्या आने वाला है पहले ही उनको क्वेश्चन बैंक आउट करवा लेते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का लगातार हक मारा जा रहा था। और जैसे ही ये हमारे पास आया कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक छीना जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमने तय किया, ये संकल्प लिया कि इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी कठिन निर्णय क्यों न लेना पड़े, हम ये निर्णय लेंगे। और हमने निर्णय लिया, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, और हम नकल का अध्यादेश लेकर आए। यह अध्यादेश है जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान कर दिया है। और जो भी नकल माफिया होगा, वो नकल माफिया उसको उसकी सारी संपत्ति
जब्त करने का भी इसमें हमने प्रावधान कर दिया है। और इतना ही नहीं, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी अभी पूरे राज्य के अंदर 2022 में पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसका फाइनल जो परिणाम निकला है और 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं। और उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से कम 10 से 15 और 15 से 20 तक के हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां एसडीएम बन रहे हैं। जैसे यहां पर कौस्तुभ बैठा हुआ है, एसडीएम बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप सब इतनी चिलचिलाती गर्मी में, इतनी धूप में आप सब आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे अपने मन की बात कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं कि ये नकल का कानून आने के बाद 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हमने संपन्न कर दी हैं। 17,000। बहुत सारे प्रतिभागी जिनका चयन हुआ होगा, उनके माता पिता यहां जरूर आए होंगे। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आप एक बेटा या बेटी, एक परीक्षा में भी जिनका नंबर नहीं आता था, जिनका चयन नहीं होता था, आज एक साथ एक परीक्षा में उनका चयन हो रहा है, दूसरी में भी हो रहा है, तीसरी में भी हो रहा है, चौथी में भी हो रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हो रहा है। ये बदल गया है, ये परिवर्तन हुआ है, ये नकल अध्यादेश आया है। इसी प्रकार से हम समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आए, समान नागरिक संहिता का विधेयक हम लेकर आए हैं। और उत्तराखंड देवभूमि को यह गौरव प्राप्त हो गया है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बनने के बाद बहुत जल्द लागू होने वाला है, एक्ट के रूप में लागू होने वाला है। और वो हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम किसी के पक्षपात के लिए भी नहीं लाए हैं, सबकी समानता के लिए हम लेकर आए हैं भाइयों बहनों। और इसका मैंडेट, इसका यह जनादेश हमको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था। कई बार मैं बड़े बड़े टेलीविजन के डिबेट में जाता हूं तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपने सबसे पहले लागू क्यों किया। मैंने कहा हमने सबसे पहले इसलिए लागू किया क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, हमारी माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। हमने उनके सामने 2022 के चुनाव में ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको मौका दिया। प्रदेश के इतिहास में, प्रदेश बनने के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को हर बार चुनाव होता था। और चुनाव के बाद क्या होता था, शुक्ला जी भी उसी धोखे में चले गए और उधर आगे वाले भी उसी धोखे में चले गए, कुछ जगह और भी चले गए। सिंघल साहब आप तो बाल बाल करते हो, ये हमारे राजेश जी कितने वोटों से रहे हैं? 1456 वोटों से। सबको लग रहा था, क्योंकि हर बार होता यहाँ था कि हर बार चुनाव होता था और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती थी। ये चुनाव हुआ जी, जो सरकार चल रही है अगली सरकार आ गई, फिर चुनाव हुआ, जो सरकार चल रही है फिर अगली सरकार आ गई, अगली पार्टी की सरकार आ गई। इस बार भी लोगों के मन में यही था, यही बड़े बड़े हमारे जो विद्वान थे राजनीति के क्षेत्र, उनका भी विश्लेषण यही था कि इस बार सरकार बदल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ये परिपाटी तोड़ दी, ये मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी, उसी सरकार को आगे भी सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं कि ये विधेयक हमने नहीं बनाया, ये विधेयक विधानसभा में मैंने उसके लिए संकल्प प्रस्तुत किया, मैंने विधानसभा में उसके लिए सदन की आज्ञा मांगी कि ये विधेयक हमारा जो है पास कर दीजिए, ये विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति ने इस विधेयक को पारित किया है।
एक एक माता बहन ने पारित किया है, एक एक नौजवान ने, एक एक बड़े बुजुर्ग ने। भाइयों बहनों, इस प्रकार हमको यह भी एक गौरव प्राप्त हो गया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले 8 फरवरी 2024 को एक बड़ा दंगा करने की कुछ लोगों ने साजिश करी थी, आगजनी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी। हमने उस समय तत्काल जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए जरूरी काम है वो किया, और जिन्होंने ये तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने का काम किया, आगजनी करने का काम किया, उनकी जहां जगह होनी चाहिए उस जगह पर हमने उनको भेजने का भी काम किया। और साथ ही हम उत्तराखंड की विधानसभा में एक ऐसा नया कानून लेकर आ गए, ये कानून भी हमने पास कर दिया, ये कानून भी हमारे प्रचलन में आ गया कि अब कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, पथराव करेगा, इसमें कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान होगा, उस निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई की भरपाई अब उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी भाइयों बहनों। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। जैसे शुक्ला जी ने बताया, हम भूमि कानून ये बनाने वाले हैं, लेकिन भूमि कानून बनाने से हमारे जो निवेशक हैं, जो हमारे उद्योग लगाने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या यहाँ पर अपना काम करके नौजवान युवाओं को, हमारे भाई बहनों को रोजगार देने वाले हैं, उनको हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमने पहले ही कहा है। लेकिन जो लैंड माफिया हैं, जिन्होंने किसी प्रयोजन के लिए भूमि को यहां पर खरीदा है, एक लैंड बैंक बनाया है, उन सबको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त भी नहीं करने वाले हैं। कानून उनके लिए अपना काम करेगा। जिसने भी अगर इसमें जिस प्रयोजन के लिए भूमि क्रय की है, उस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया है, तो भाइयों बहनों उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी क्षेत्रवासियों को आज जो ये हमारी उपलब्धियां यहां पर हुई हैं, यहां पर जो तमाम काम यहां पर विकास के आगे बढ़ रहे हैं, और आप सोचिए कि जब ये स्मार्ट हमारा औद्योगिक शहर बन जाएगा खुरपिया फार्म का 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर, तो आप ये सोचिए कि कैसा ये किच्छा हो जाएगा। केवल किच्छा ही नहीं, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, नानकमता, गदरपुर, बाजपुर, जसपुर और पूरा उत्तराखंड हल्द्वानी तक, यहां से लेकर पूरे पहाड़ तक, पूरे उत्तराखंड के लोगों को, केवल किच्छा के लोगों को ही लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। किच्छा के लोग तो यहाँ के मेजबान होंगे, उनको तो मिलना ही मिल रहा है, लेकिन किच्छा के साथ साथ पूरे आसपास के लोगों को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसके बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। रोजगार के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसकी हम सब लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। सच में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूँ, आदरणीय एनडी तिवारी जी को नमन करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उत्तराखंड की बात आदरणीय अटल जी के सामने रखी, उन्होंने पैकेज दे दिया। पैकेज देने के बाद एक यहाँ पर शुरुआत हुई, पंतनगर का हमारा सिटपुल बना, सितारगंज का सिटपुल बना, महुआ खेड़ागंज का सिटपुल बना, बाजपुर का सिटपुल बना, हरिद्वार का हमारा सिटपुल स्थापित हुआ हजारों एकड़ जमीन पर, देहरादून में सेलाकुई में सिटपुल स्थापित हुआ, और वो प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, वो गाड़ी अब स्पीड पकड़ने लगी है, और आपका जब स्मार्ट शहर किच्छा खुरपिया बन जाएगा तो इस पर 4 चांद लग जाएंगे। गाड़ी की स्पीड पूरी टॉप गियर में चली जाएगी। भाइयों बहनों,
राज्य में अधिक से अधिक रोजगार और उद्योग स्थापित हो। इसके लिए हमारी सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम, इसके लिए हमने तैयार किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने अनेक नीतियां बनाई, औद्योगिक नीति बनाई, लॉजिस्टिक नीति बनाई, एमएसएमई की नीति बनाई, स्टार्टअप नीति बनाई, टूरिज्म की नीति बनाई, एग्रीकल्चर में नीति बनाई, हॉर्टिकल्चर में नीति बनाई। लगभग 30 से ज्यादा ऐसी हमने नीतियां बनाई हैं। और ये नीतियां इसलिए बनाई है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आए, यहाँ पर निवेश के लिए आए, यहाँ पर उद्योग के लिए आए। और मैं आप सबसे आज ये भी कहना चाहता हूं, मेरा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जिन्होंने भी अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, कोई कोर्स कर लिया है और वो कोई काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, एक भी हमारा नौजवान युवा भाई बहन हमारे प्रदेश से बाहर न जाए, उनको प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले। हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमने तमाम तरह की जो स्वीकृतियां हैं वो पहले अनेक अनेक विभागों से लेनी पड़ती थी, अब हमने उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम में कर दिया है जिससे उनको कोई समस्या ना आए। हमने उद्योगों में लाइसेंस जो प्रोसेसिंग को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी सुधार किया है। अब उनको अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पर सारी स्वीकृतियां मिल जाएंगी। वहीं दूसरी स्तर पर अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 3,54,000 करोड़ के एमओयू देश विदेश के लोगों ने हमारे साथ अनुबंध किए हैं और वो अब धरातल पर भी उतरने लगे हैं। धीरे धीरे उसकी ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। इन्वेस्टर समिट से आने वाली परियोजनाएं ये जैसे जैसे धरातल पर उतरेंगी वैसे वैसे प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। अब वह दिन दूर नहीं है जब रोजगार सृजन के माध्यम से अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे नौजवानों को, युवाओं को पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, और पलायन की समस्या भी खत्म होगी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी का भी समन्वय बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो खुरपिया में स्थापित होने वाला स्मार्ट सिटी पर्यावरण के अनुकूल तरीकों और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जाएगा, जो विकास के लक्ष्यों को सतत रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगा। या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास के बेहतरीन संगम के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकल्प रही संकल्प के अपने मूल मंत्र के साथ काम करते हुए एक ऐसा विकसित उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड बनाने का प्रयास कर रही है जिससे औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उत्तराखंड हमारा अग्रणी राज्य बने, पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि खुरपिया में स्थापित होने वाली यह इंडस्ट्रियल सिटी हमारे इस प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारे प्रस्ताव आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि यहाँ की रोड जो रह गई है, जिसको शिव अरोड़ा जी ने चूंकि एक विधायक के नाते उन्होंने अपने विधानसभा का प्रस्ताव दिया होगा, उस रोड को आगे बढ़ाने के लिए शुक्ला जी ने भी कहा है, आदरणीय भट्ट जी ने भी कहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको जो है उसको स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक काम आपने दिए हैं, जिसमें शिक्षा हल्द्वानी राजमार्ग से अटरिया रोड मार्ग, जो वही मार्ग है वो अवशेष है, उसको पूरा करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय के एसडीओ भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। किच्छा के पुराने टैक्सी स्टैंड पर भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं, इसलिए आपने कहा है जहां पर भी इसके लिए सुटेबल जगह मिलेगी, क्योंकि मैं विभाजन विभीषिका में पिछले वर्ष जब हमने दो बार कार्यक्रम किए अलग अलग, एक हमारे पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों का जिसमें पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, बंगाली भाई बहन हैं, वह बंगाली समाज के जो प्रमाण पत्रों में पीछे से पूर्वी पाकिस्तान लिख दिया जाता था, जो उनके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होती थी कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वहां से आकर सारा काम यहाँ कर रहे हैं और अभी भी सर्टिफिकेट में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है।
भाइयों बहनों, हमने उस पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया। और इतना ही नहीं, अभी पिछले दिनों भी आपका प्रतिनिधिमंडल आया है, उस काम को भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। 3-4 जो प्रमुख यहाँ की मांगे हैं बंगाली समाज की, उन मांगों को भी पूरा करेंगे। हमारे भूमिहीन भाइयों के लिए भी हम काम करेंगे। अभी वंदना जी आई थी मेरे पास, और मैं जानता हूँ वंदना जी को बहुत पहले से ये भूमिहीनों के लिए काम करती रही है। तो किच्छा विधानसभा के ग्राम दरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क एवं तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। किच्छा के बंडिया भट्टा के नमक फैक्ट्री के आपदा में टूटे हुए पुल का नवनिर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा सिटकुल है, इस सिटकुल में मैं 2005 में यही रुद्रपुर में हमने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था कि यहाँ के नौजवानों को सभी को 70% का आरक्षण मिलना चाहिए। अभी आज भी मैं मानता हूँ कि वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारी धरातल पर उतरे, उसके लिए हम हर स्तर से प्रयास करेंगे। हमारे औद्योगिक प्रबंधन और निवेशक औद्योगिक प्रतिनिधियों से बात करके उस दिशा में भी हम ठीक प्रकार से वो योजना हमारी धरातल पर उतरे, उसके लिए हम काम करेंगे। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतना आदर सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।